नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम होने वाला है और उसी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। लेकिन उसके अलावा भी आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम होता है तो वहां पर पॉलिटी का क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो वो सारे एग्जाम राजस्थान का, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये राजस्थान की पॉलिटी के जो 50 टॉप क्वेश्चन जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको इन क्लास के अंदर से जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, जरूर से इस क्लास को पूरा देख के इसका फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप सबकी अब तो बहुत बढ़िया तैयारी हो रखी होगी और आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है, एग्जाम डेट बहुत नजदीक है, तो आप क्वेश्चन की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा और इस क्लास को भी आप जरूर देख के जाइएगा, आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन आपको इस हिसाब से सेट किए गए, जैसे राज्यपाल है, विधान मंडल है, मुख्यमंत्री है, सभी जितने भी आयोग वगैरह सबका साथ में क्वेश्चन बना रखे हैं। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से देखेगा और इस क्लास को अगर आपको पसंद आए तो इस क्लास को आप जरूर से लास्ट में आपका इस क्लास के बारे में बताइएगा कमेंट करके। क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की जो जनवरी से लगाकर अगस्त तक वो भी मैंने क्वेश्चन की जो डालती हैं क्लास, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आप जनवरी से लगाकर अगस्त तक की राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की क्लासें भी अपलोड कर दीजिए और इस क्लास की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको आंसर साथ साथ में, अगर आप जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर देने की आप जरूर कोशिश कीजिएगा और उस क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश आप करते रहेगा। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न को सही ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि वहां पर नहीं लिखा है या फिर है। यहां पर पूछ रहा है कि नहीं है, इसका मतलब एक गलत है, 3 सही है। अनुच्छेद 153 जिसका अंदर वर्णन कर रखा है राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल को पदावधि, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होने वाला है, तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन एकदम सही होने वाला है इसके अंदर। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 153, देखिए अनुच्छेद नंबर 153 लिख रखा है राज्यपाल का पद, ये एकदम सही है। राज्यपाल का पद का वर्णन अनुच्छेद नंबर 153 के अंदर ही बात लिख रखी है भारतीय संविधान के अंदर। और अनुच्छेद नंबर 156 ये भी एकदम सही है। राज्यपाल की जो पदावधि का वर्णन है वो 156 के अंदर है। आप सबको पता है राज्यपाल अपनी पदावधि 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति महोदय द्वारा और वो 5 साल तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो अपने पद पर बना रहता है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है। अनुच्छेद नंबर 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, यह भी एकदम सही है। राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति यानी कि राज्य के अंदर जितने भी कार्य है वो राज्यपाल के नाम पर होके, जिस तरीके से केंद्र के अंदर राष्ट्रपति के नाम पर जितने भी कार्यपालिका कार्य संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, उसी प्रकार से राज्य के अंदर जितने भी कार्य होंगे वो सिर्फ राज्यपाल की मोहर के साथ में होता है। जिस तरीके से केंद्र के अंदर राष्ट्रपति नाम मात्र का है, उसी हिसाब से राज्य के अंदर भी राज्यपाल भी नाम मात्र का है, लेकिन उसके नाम से ही सभी कार्य उसी के नाम से होते हैं। अनुच्छेद नंबर 155 राज्यपाल को पद से हटाने का जाना, ये गलत लिख रखा है और यही आपका इस प्रश्न का आंसर है, क्योंक1 अनुच्छेद नंबर 155 पद से हटाने का नहीं है, इनकी नियुक्ति से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए 153 हो गया, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। अब देखिए यहां पर तो राज्यपाल का पद का वर्णन कर रखा है 153 में। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियत होगी। 155 देखिए इनके नियुक्ति से संबंधित है, जो नियुक्ति कौन करने वाला है और नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति महोदय करने वाले हैं। 156 इनका पदावधि यानी कि 5 वर्ष के लिए ये राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। 157 इनकी योग्यताएं दे रखी है। योग्यताएं 2 महत्वपूर्ण है। एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन मूल रूप से भारतीय नागरिक होना ऐसी बात नहीं लिखी गई है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष
होनी चाहिए। ये दो बातें लिख रखी है। शैक्षणिक योग्यता वगैरह ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है, अधिकतम उम्र का भी उल्लेख नहीं कर रखा है। 158 के अंदर शर्तें दे रखी है। शर्तें में आप ध्यान रखिएगा, संसद और राज्य विधानमंडल का जिस समय ये राज्यपाल महोदय बन जाते हैं उस समय संसद और विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य हैं तो जिस दिन से राज्यपाल का पद ग्रहण कर लिया उस दिन से वो पद रिक्त माना जाएगा। उसके अलावा विधान लाभ का पद भी नहीं ग्रहण किया जाना चाहिए, लाभ का पद भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी सुख सुविधाएं हैं, विशेषाधिकार है, वो इनको प्राप्त होता है। उसके अलावा इनका वेतन राज्य की संसदीय निधि से होता है। जबकि दो राज्यों के एक साथ में बने हुए हैं तो फिर वो राष्ट्रपति तय करेंगे कि कितने कितने राज्य से कौन सा अनुपात के रूप में वो मिलने वाला। लेकिन जबकि इसकी पेंशन है, वो ध्यान रखना, इनकी पेंशन है वो भारत की संसदीय निधि से मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 159 के अंदर इनकी शपथ है, ठीक है ना। तो शपथ आप सबको पता होगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ भी दिलाते हैं। ये आप महत्वपूर्ण वेतन अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 213 भी आप याद रख सकते हैं, अध्यादेश की सकते हैं। जिस तरीके से राष्ट्रपति महोदय 123 के अंदर अध्यादेश जारी कर सकते हैं उसी प्रकार से राज्यपाल आपके 213 के तहत अध्यादेश जारी। चलें अब आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक, या फिर सुखदेव प्रसाद, या एम चेन्ना रेड्डी। तो आपको बताना है कि इनमें से चारों में से एक कौन सा है, कौन सा वो एक राज्यपाल है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कौन रह चुके हैं, कौन रह चुके हैं, आप में से कौन बता देगा? तो भाई ये ध्यान रखना, इसके अंदर से चारों में से जो ओपी मेहरा है वो है ना, वो राज्यपाल महोदय जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के भी क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको पता होना चाहिए, प्रश्न ये कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ओपी मेहरा। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा वो अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का संबंधित है? अभी प्रश्न आया था, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 158। तो कौन सा वो अनुच्छेद है जो कि राज्य की जितने भी कार्यपालिका संबंधित कार्य हैं वो राज्यपाल महोदय के नाम से किए जाते हैं? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो आपको बताना होगा इनमें से? तो आपको मैं बता दूं, यह अनुच्छेद नंबर 154 है, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 154 है जिसके तहत ही राज्यपाल राज्य के अंदर जितने भी कार्यपालिका कार्य होते हैं वो सभी राज्यपाल के नाम पर होते हैं। जिस प्रकार से केंद्र के अंदर जितने भी कार्यपालिका संबंधित कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, उसी प्रकार से राज्य के अंदर राज्य से संबंधित जितने भी कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? मतलब नियुक्ति तो राज्यपाल महोदय करते हैं लेकिन हटाया राज्यपाल द्वारा नहीं जाता है। वो कौन से पद हैं? देखिए, एक तो महाधिवक्ता, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त। अब वो कौन से पद हैं जिनके द्वारा हटाया नहीं जा सकता है? मतलब नियुक्ति तो राज्यपाल महोदय कर देते हैं लेकिन वो हटा नहीं सकते। तो आप सबको पता होगा, आप सबको पता भी होगा, ये कई बार आपने सुना भी होगा, अब ये चर्चा में विषय बना हुआ है। एक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनको नियुक्ति जरूर राज्यपाल कर देते हैं लेकिन हटाने का प्रावधान इनके पास नहीं है। हालांकि निलंबित कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, निलंबित राज्यपाल कर सकते हैं लेकिन हटाया नहीं जा सकता राज्यपाल महोदय द्वारा। एक तो 3 नंबर हो जाएगा, और एक ये राज्य निर्वाचन आयुक्त, जबकि महाधिवक्ता को हटा सकते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति ही राज्यपाल करते हैं और उनको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो आपके 2 और 3 यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग, इन दोनों की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन हटाया राज्यपाल द्वारा नहीं जाता है। आपको ध्यान रखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो अभी पकड़े गए ना, रामू जी रायका वगैरह, तो उनको अभी तक राज्यपाल महोदय हटा ही नहीं सकते क्योंकि उनकी जांच चलेगी, फिर राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही हटाने का ये प्रोसेस है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनको निलंबित जरूर राज्यपाल कर सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को। तो आप दोनों के जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल नहीं हटाया जा सकता, लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों, ठीक है ना, 2 और 3। 5वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक
राज्यपाल या फिर अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया, यानी कि अतिरिक्त राजस्थान में कार्यवाहक या फिर अतिरिक्त प्रभाव वाले कार्य का कार्य नहीं किया है। ठीक है ना, आपको बताना है तीन में से एक वो व्यक्ति है जिसने राजस्थान के अंदर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया। कौन नहीं किया? मिलापचंद जैन है, या फिर धनिक लाल मंडल है, या फिर न्यायाधीश डीपी गुप्ता है, या फिर सुखदेव प्रसाद है। वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान के अंदर अतिरिक्त प्रभाव या फिर कार्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? तो वो व्यक्ति कौन है, कौन से? तो ध्यान रखिएगा, सुखदेव प्रसाद है। क्या नाम है? सुखदेव प्रसाद है, जिन्होंने राजस्थान के अंदर कार्यवाहक राज्यपाल या फिर अतिरिक्त प्रभाव के रूप में कार्य नहीं किया। इन तीनों ने तो किया है लेकिन इन्होंने नहीं किया, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल पर्सन ऐसे ही आते हैं भाई, नॉर्मल वाले पर्सन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगर टफ प्रश्न आया तो ये सरल ही है भाई, टफ नहीं है। जितना निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इस हिसाब से देखिएगा। जो आरपीएससी का जो अध्यक्ष और सचिव दोनों रह चुका है वो व्यक्ति कौन है? एनके बेरवा, यतेंद्र सिंह, और या फिर डीडी चौहान, या फिर देवेंद्र सिंह। तो कौन वो व्यक्ति है जो आरपीएससी का सचिव भी रहा है और अध्यक्ष भी रहा? तो वो कौन सा व्यक्ति है? तो ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति है एनके बेरवा। एनके बेरवा राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्या रहे? ये अध्यक्ष भी रहे, उसके अलावा ये सचिव भी रह चुके हैं। तो दोनों का आपको पता होना चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों कौन रहे? एनके बेरवा। 7वां प्रश्न देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, वहां पूछ रहा है नहीं रहा है, यानी कि राजस्थान के उच्च न्यायालय के अंदर निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है? मतलब अन्य न्यायाधीश रहा है लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है। राजेश बालिया, प्रकाश टाटिया, एनएन माथुर, या फिर नगेंद्र कुमार जैन। तो वो कौन व्यक्ति हैं जो कि मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? तो वो कौन सा व्यक्ति है? तो ध्यान रखना, वो व्यक्ति है एनएन माथुर। एनएन माथुर है वो किसी भी राजस्थान के तो राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश रहा है, राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश जरूर रहा है, लेकिन ध्यान रखना वो अन्य न्यायाधीश अन्य राज्यों के अंदर मुख्य न्यायाधीश का पद नहीं संभाला है। लेकिन इन तीन व्यक्तियों ने अन्य राज्य के ऊपर में भी मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। और ये कौन से वो व्यक्ति है जो राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष नहीं रहे? मतलब इन चारों में से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, वो कौन व्यक्ति है? जस्टिस एनके जैन, जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस जगत सिंह, जस्टिस एस सगीर अहमद। तो वो कौन व्यक्ति हैं? तो वो व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है जस्टिस जगत सिंह। जस्टिस जगत सिंह है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तीनों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जस्टिस जगत सिंह है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? यानी कि कौन सा वो मुख्यमंत्री है? अभी कौन सा वो मुख्यमंत्री है जिसको त्यागपत्र दिया उसके बाद में बरकतुल्ला खान को क्या बनाया गया? राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। वो टीकाराम पालीवाल है, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया है, शिवचरण माथुर है, या फिर हरदेव जोशी है? तो ध्यान रखिएगा, जिसके समय उनका त्यागपत्र दिया गया और उसके बाद में बरकतुल्ला खान को क्या बनाया गया? राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वो व्यक्ति है मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि उदयपुर से संबंध रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद में जोधपुर से आते हैं बरकतुल्ला खान, जो कि इनको बनाया गया क्या? राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा लंबी अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी मोहनलाल सुखाड़िया ही हैं। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में
निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? यानी कि यह बोल रहा है अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है, अध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहता है तो फिर कौन अध्यक्ष की ओर से कोई विधेयक होता है उसको प्रमाणित कर सकता है? उपाध्यक्ष कर सकता है, या फिर संसदीय कार्य मंत्री कर सकता है, विधानसभा का सचिव कर सकता है, या फिर संसदीय सचिव कर सकता है। तो कौन कर सकता है? मतलब सीधी सी बात यह कह रहा है भाई विधानसभा का अगर अध्यक्ष विधानसभा में नहीं आता है या उपस्थित नहीं होता तो उसके जो अब विधेयक आते हैं उस विधेयकों को कौन प्रमाणित करने वाला है, कौन वहां पर सील लगाने वाला, ठप्पा लगाने वाला? तो ये ध्यान रखिएगा, विधानसभा का जो सचिव होता है, विधानसभा का जो सचिव होता है वो ही क्या करेगा? अगर विधानसभा का अध्यक्ष वो अनुपस्थित रहता है तो विधानसभा का सचिव है वो उसके ऊपर, विधेयक के ऊपर मोहर लगा सकता है कि भाई ये विधेयक पास करना है या फिर उसको रोकना है। तो ये विधानसभा का सचिव है वो उसके ऊपर निर्णय ले सकता है। इसकी भूमिका, वो भूमिका अध्यक्ष की भूमिका निभा सकता है। तो ये आपका पता होना चाहिए। अगला 11वां प्रश्न देखिए, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? मतलब 2011 के कुछ प्रावधान अभी चेंज हुए हैं और अब ये पूछ रहा है कि ग्राम सभा की विशेष बैठक कब बुलाई जा सकती है। अब बताइए, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर हम ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है, या फिर ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 10% या फिर 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो तो सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर बुलाई जा सकती है, या फिर ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5%, 50 सदस्यों इसमें से अधिक हो तो फिर सचिव को दी गई सूचना के आधार पर बुलाई जा सकती है, या फिर ग्राम सभा कुल सदस्यों में से कम 10%, 50 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो लिखित सूचना के आधार पर बुलाई जा सकती है। तो कौन सा इसके अंदर सही होने वाला है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा इसके अंदर सही होने वाला है? कौन सा सही होने वाला है? तो इसका अंदर पहला ही सही है, पहला पॉइंट ही सही है। देखिए, राजस्थान पंचायती राज जो अभी कुछ 2011 के अंदर रूपांतरण कर दिया गया है उसके तहत अगर ग्राम सभा की कोई बैठक बुलानी है तो देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन इसका एकदम सही है, और ये कह रहा है ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम कितना प्रतिशत? 5% या फिर 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक होगा तो सचिव को द्वारा दी गई लिखित सूचना के आधार पर हम क्या बुला सकते हैं? ग्राम सभा की विशेष बैठक बुला सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। 5% और 25 सदस्यों द्वारा, जो भी 5% या फिर 25 सदस्य दोनों में से जो अधिक होगा वो फिर सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर बुलाई जा सकती है। तो ये पता होना चाहिए आपको। 5 सदस्य 25%, सॉरी 5% 25 सदस्य दोनों में से अधिक है ना। 12वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? बताइए वो कौन सा मुख्यमंत्री है राजस्थान का जिसके खिलाफ काम चलाऊ या फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो कौन व्यक्ति है वो? जयनारायण व्यास है, टीकाराम पालीवाल है, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया, या फिर हरदेव जोशी है? तो वो कौन से मुख्यमंत्री है? तो आप सबको पता होगा वो मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल है भाई, टीकाराम पालीवाल है, टीकाराम पालीवाल है। और इन्हीं के विरुद्ध काम चलाऊ केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आपको ध्यान रखिएगा। टीकाराम पालीवाल है वो, काम चलाऊ सरकार किसके विरुद्ध? टीकाराम पालीवाल। मुझे आप बताइए कमेंट करके कि राजस्थान का वो मुख्यमंत्री कौन है जो कि निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइएगा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी भाई? तो सीधी सी बात है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा की जाएगी। ठीक है, राज्य
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अब मुझे आप बताइएगा, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं उसके लिए एक समिति बनती है, उसके अंदर सदस्य होते हैं। वो कौन कौन सदस्य होते हैं? क्योंकि मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख के जरूर देखिएगा। लेकिन मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि जो राज्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति करते हैं उनके सदस्य कौन कौन से होते हैं जो समिति के। 14वां प्रश्न देखिए, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है बाल अपराध से, महिला घरेलू हिंसा को रोकना, या फिर यौन उत्पीड़न को रोकना, या फिर महिला बेगारी प्रथा को रोकना। तो कौन सा होगा विशाखा गाइडलाइन? तो विशाखा गाइडलाइन आप सबको पता होगा, इसमें यौन उत्पीड़न को रोकना है कार्यस्थल पर, यह भी इसमें साथ में था, कार्यस्थल पर भी यौन उत्पीड़न, या फिर वहां पर व्यवस्थाएं को सही ढंग से बनाना, या फिर वहां पर व्यवस्थाएं सुधारना। इसके लिए 2013 के अंदर सरकार ने कानून भी बना दिया है, तो ध्यान रखना विशाखा गाइडलाइन के बाद ही ये कानून बनाया गया 2013 के बाद, 2013 का कानून है, ठीक है ना। तो यौन उत्पीड़न रोकना, ये महिला घरेलू हिंसा को रोकना, ये 2005 का विधि, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है वो क्या है? तो देखिए, पहला पॉइंट है ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम या फिर खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुर्स्तरीय व्यवस्था। आप सबको पता होगा राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय ढांचा को अपनाया गया है, तो ये तो आप सबको पता होगा। तो ग्राम, खंड विकास है ना, वहां पर खंड विकास अधिकारी बैठता है, ग्राम में सरपंच वगैरह, और जिला स्तर पर जिला प्रमुख है ना। तो ये 3 स्तर पर अपने यहाँ पर पंचायती राज को अपनाया गया है। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना को हमारे यहाँ पर अपनाया गया है राजस्थान के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? यानी कि ये पूछ रहा है जो राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अंदर अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है? किसको बनाएंगे? किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, या फिर किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, या फिर उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, या सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को। तो हम किसको बनाने वाले हैं? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, क्योंकि 2019 के बाद में संशोधन हो गया, अब 370 कर दिया, वो भी आपको पता होना चाहिए, कार्यकाल वगैरह। और हम देखिए, यह बनाया जा सकता है किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या फिर मुख्य न्यायाधीश और या फिर अन्य न्यायाधीश। यह भी आपको ध्यान रखना, अन्य न्यायाधीश, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त, देखिए हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश, उसको क्या बनाया जा सकता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त, किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश को क्या बना सकते हैं? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब मुझे आप बताइएगा, जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं उसकी एक सदस्यीय समिति बनती है। जब नियुक्ति करते हैं तो एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति के अंदर सदस्य कौन कौन होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आप मुझे ये बताइएगा कौन कौन उसके सदस्य होते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से आता है भाई समिति में से। 17वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मतलब सही पूछ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, क्या ये कथन सही है? आपको बताना है ये कथन क्या सही है। दूसरा कथन देखिए, महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, क्या ये भी कथन सही है? राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी, राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकारी से बाहर है, क्या ये कथन सही है? लोकायुक्त के बारे में आपको पता होगा, राजस्थान लोकायुक्त की 1973 के बाद में ये स्थापित हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, आप बताइएगा जो राजस्थान लोकायुक्त के जो भी क्षेत्राधिकार से संबंधित 3 लाइनें दे रखी है, अब तीनों लाइनें आप बताइएगा, क्या राजस्थान के लोकायुक्त के अंडर में मुख्यमंत्री की जांच की जा सकती है? तो भाई नहीं की जा सकती है, और यही ये बोल रहा है कि यह क्षेत्र से
राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये कथन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कथन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, यह भी सही है। लेकिन राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी लोकायुक्त क्षेत्राधिकार से बाहर है, यह भी सही है। ये तीनों कथन एकदम सही है, क्योंकि ये तीनों के खिलाफ राजस्थान लोकायुक्त जांच नहीं करता है। इन तीनों के खिलाफ राजस्थान का लोकायुक्त जांच नहीं करता है। देखिए, मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री की नहीं करता है, सचिवालय के अध्यक्ष सचिवालय के सदस्यों की नहीं करता है, अधिकारियों को नहीं करता है, कर्मचारियों को नहीं करता है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की नहीं करता है। लेकिन मुझे आप ये बताइएगा, राजस्थान के जो सरपंच है, सरपंचों के खिलाफ, राजस्थान के सरपंचों के खिलाफ क्या लोकायुक्त जांच कर सकता है या नहीं कर सकता? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आप मुझे बताइएगा कि सरपंच के खिलाफ क्या लोकायुक्त जांच कर सकता है या नहीं कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है, मतलब उनकी संरचना कैसी है? एक अध्यक्ष 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, या फिर एक अध्यक्ष 4 सदस्य। तो कौन सा सही होगा इसके अंदर? अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान राज्य मानवाधिकार की जो संरचना है, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हुए, अभी तो बताया गया है एक अध्यक्ष 2 सदस्य। अध्यक्ष कौन बन सकता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त और अन्य न्यायाधीश बन सकता है। इनका कार्यकाल 370 है, ठीक है ना। और आपको बता देना, इनकी संरचना एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य है। 19वां प्रश्न, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? कौन सा वो राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया है? वो राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश है, वो आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश है, वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, या फिर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है? तो ये आपको बताना होगा। तो भाई सबको पता है, सबसे पहले राजस्थान के अंदर पंचायती राज की स्थापना होती है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। आज राजस्थान और आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत होती है, तो यह आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के बगदरी गांव नागौर से इसकी शुरुआत होती है, सबको पता होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनका उद्घाटन वहीं से किया गया था। कहां से? नागौर से। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है? एक भी नहीं, 2 या फिर 3? तो कौन बताएगा इस प्रश्न का आंसर? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये प्रश्न अब कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। एक भी सदस्य नहीं, अभी तो वर्तमान में एक भी सदस्य नहीं। क्योंकि आप सबको पता होगा 25 जनवरी 2020 104वां संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य को मनोनीत करते थे पहले, और 2 लोकसभा के अंदर, 1 विधानसभा के अंदर। अब वो सदस्य के प्रावधान हट चुका है, अब उसको आगे के लिए नहीं बढ़ाया गया। और इसी हिसाब से अब देखा जाए तो राज्य विधानसभा के अंदर भी 1 सदस्य पहले राज्यपाल महोदय मनोनीत करते थे, अब वो मनोनीत नहीं होने वाला है। 21वां सवाल, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं देखिए, मंत्री, सचिव, राज्यपाल, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष। अब बताना है आपको सही विकल्प कौन सा है। वो कौन सा है जो राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्र के दायरे में आते हैं, राजस्थान के लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं? तो आप बताइएगा कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं? अभी तो हम पढ़ के आए थे, राजस्थान विधानसभा के सचिव आते हैं या नहीं आते? देखिए, मुख्यमंत्री नहीं आता है, आप सबके पढ़ के आए। अभी लेखाकार की भी नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन सचिव भी नहीं आता है, अभी पढ़ के आए थे। विधानसभा के सचिव नहीं आते हैं, लेकिन मंत्री आते हैं, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष आते हैं। और एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट, सचिव आते हैं भी, राज्यपाल नहीं आते, ठीक है ना, राज्यपाल नहीं आते। मंत्री आते हैं, सचिव आते हैं, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष आते हैं। लेकिन सरपंच क्या है, आते हैं या नहीं आते? नहीं आते भाई, ध्यान रखना, सरपंच नहीं आते। तो ठीक है, मंत्री आते हैं, सचिव आते हैं, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष आते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं आते। अपने तो 3 ढूंढना, ये 3 आ गया गलत, ये 3 आ गया गलत, ये 3 आ गया गलत। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। आपको यही मेथड लगाना है। एक भी अगर आपको नहीं आए तो वो सबसे पहले देख लेना वो कौन सा है, कहीं अगर ऐसा तो नहीं है वो तीनों में आए, फिर अपना तो ऐसे ही निकल जाएगा आंसर, बाकी वाला पता नहीं हो तो भी चल जाएगा। तो मंत्री, सचिव, स्वायत्त शासन आप सबको पता होगा। स्वायत्त शासन का मतलब है नगर पालिका का अध्यक्ष है, नगर निगम के अध्यक्ष है, वो वाले, ठीक है ना।
ये सभी इसके अंदर आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, स्वायत्त शासन की बात करें, नगर निगम है, नगर पालिका है ना, तो इनके जो भी अध्यक्ष हैं उनकी भी जांच की जा सकती है, लोकायुक्त के दायरे में, जांच के दायरे में आते हैं। और मंत्री सभी आते हैं, उसके अलावा सचिव भी आते हैं, विधानसभा के सचिव है ना। राजस्थान मंत्री परिषद के न्यूनतम संख्या हो सकती है 29 + 1, 11 + 1 मुख्यमंत्री, 15 + 1 मुख्यमंत्री, 12 + 1। तो वो कौन है? तो देखिए हमारा हमने कई बार पढ़ा भी होगा कि मंत्री परिषद की संख्या है वो 15% हो सकती है, मतलब 15% संख्या अधिक नहीं हो सकती है मंत्री की, मंत्री परिषद की। यह हमने कई बार पढ़ चुका है। 91वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ? 2003 के अंदर। इसके अंदर यह तय कर दिया गया कि मंत्रियों की संख्या चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, वहां पर मंत्री परिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। अब राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सीट है, इसका 15% निकाल लीजिएगा और 100 का भाग दे दीजिएगा, तो 0000 गए, मतलब 30, यानी कि अधिकतम ये है ना, ये अधिकतम है, यह अधिकतम है भाई 29 + 1, यानी कि अधिकतम यह हो सकता है, लेकिन न्यूनतम यह होगा भाई 11 + 1, 11 + 1 न्यूनतम यह होगा। 11 + 1 मुख्यमंत्री शामिल है साथ में, यहां पर भी मुख्यमंत्री शामिल है, यहां पर भी मुख्यमंत्री शामिल है, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से यह न्यूनतम यह है भाई, न्यूनतम। और ये न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम 11 + 1 है, अधिकतम 29 + 1 है, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मंत्री अधिकतम बनाए जा सकते हैं, 29 मंत्री बना दो। अगर न्यूनतम बनाना है तो फिर 11 बनाना, 11 से कम आप नहीं रख सकते, ठीक है ना। 23वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है राजस्थान राज्यपाल के संबंध में? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया। गुरुमुख न्याल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। हरिभाऊ केशवराव बांगड़े को 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला, ठीक है ना। अब आपको बताना इनमें से एक कथन है वो सही नहीं है, बाकी सभी सही है, बाकी सभी सही है, एक कथन यहां पर सही नहीं है। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया, यह कथन एकदम सही है भाई। राज प्रमुख का पद है वो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही समाप्त किया गया। 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त किया, यह भी तो एकदम सही है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है और ये बात एकदम सही है कि इसके द्वारा राज प्रमुख का पद हटा दिया गया था, उसकी जगह इतों के बाद में राज्यपाल का पद लेकर आए थे। लेकिन यह बात एकदम गलत है। गुरुमुख न्याल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये तारीख गलत लिख रखी है, 1 नवंबर 1956 नहीं है, क्योंकि ये अभी अगला प्रश्न अभी आने वाला है, मैं उसके अंदर बताने वाला हूं आपको कि वहां पर तारीख क्या थी, कि नहीं तो फिर पहले बता दूंगा तो उस प्रश्न का कोई मायना नहीं रहेगा। तो राजस्थान पहला राज्यपाल, हाँ पहला राज्यपाल जरूर था, लेकिन ये तारीख गलत लगने से यह ऑप्शन यहां पर गलत है। हरिभाऊ केशवराव बांगड़े 31 जुलाई 2024 को, यह एकदम सही है, जो कि कौन से क्रम के? 45वें क्रम के राज्यपाल नियुक्त हुए राजस्थान के, अभी वर्तमान में यही है। तो यह प्रश्न यहां पर अपना गलत है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बन सकता है? जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बन सकता है? जिला कलेक्टर, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या फिर संसद सदस्य, या फिर जिला प्रमुख, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको बता दें, राजस्थान जिला आयोजना समिति, जिला आयोजना समिति इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार आ चुका है, और इसका जो प्रमुख बनता है वो जिला प्रमुख बनता है। जिला प्रमुख जिला आयोजना समिति का क्या होता है? प्रमुख होता है। जिला आयोजना समिति का प्रमुख जिला प्रमुख, ठीक है। चले अगला प्रश्न लेते हैं, 25वां प्रश्न। किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई है? जयपुर विकास प्राधिकरण 1982, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1983, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1984, या फिर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है पहला ऑप्शन एकदम सही है। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के अंदर जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, ठीक है ना। तो यह आपको पता होना चाहिए। 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह
ने स्वाधीनता से पहले ही पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था। मतलब स्वतंत्रता से पहले ही यहां पर पंचायत विधेयक पारित कर दिया था, या फिर पंचायतों से संबंधित इन्होंने कानून बना लिया था। तो वो कौन सी रियासतें हैं? अलवर, बांसवाड़ा, करौली, सिरोही, बांसवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, बूंदी, या फिर जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही, या फिर करौली, बूंदी, अलवर, जैसलमेर। वो कौन सी रियासतें हैं जहां पर पंचायती राज का या फिर पंचायती संबंधित कानून जो कि देश आजाद होने या फिर स्वाधीनता से पहले ही यहां पर बना दिया गया था, तो वो कौन सी रियासत है? तो आपने कई बार पढ़ा होगा, एक तो जोधपुर भाई है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। यहां पर स्वाधीनता से पहले ही क्या बना दिया गया था? पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिए थे, यानी कि विधेयक से पंचायतों से संबंधित कानून यहां पर जोधपुर, जयपुर और उदयपुर में, सिरोही में पारित हो गया था भाई। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही के अंदर। 27वां प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अनिवार्य परामर्श का प्रावधान कर दिया गया है? यह पूछ रहा है कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राजस्थान सरकार के अधीन अब कोई सेवारत कोई कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो उसको प्रभावित करने वाले के लिए अनुशासनात्मक जो मामलों में कार्रवाई की जाएगी, उसके अंदर अनिवार्य किसमें अनिवार्य कर दिया गया है? कौन सा वो अनुच्छेद है जिसके अंदर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है? 320(3), 318(1), 322(2), 325(4). तो अनुशासनात्मक कार्रवाई किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वो अनुच्छेद है, ध्यान रखना, 320(3). 320(3) के तहत राजस्थान सरकार, जो भी राजस्थान सरकार के अंडर में जो भी सेवारत कार्यरत जो सेवारत व्यक्ति है, उसको प्रभावित अगर कोई करता है कार्य को, तो फिर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अनुच्छेद नंबर 320(3) के तहत की जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद नंबर 320, अनुच्छेद 320(3) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 28वां प्रश्न, राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों, मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय न जांचा का विषय नहीं है? जांच का ऐसा नहीं है, जांच का ऐसा नहीं है। लोक सेवकों द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि, देख, लोक सेवकों द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि या पीड़ा, क्या यह नहीं है? अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करना, क्या यह नहीं है? महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव, बच्चों के खिलाफ हिंसा, या फिर लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार का दोषी होने या फिर पारदर्शिता की कमी से संबंधित हो सकता है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो देखिए, यह भी हो सकता है भाई, लोक सेवक को अगर अकारण अगर किसी को हानि पहुंचाता है तो ये तो इसकी जांच कर सकता है, लेकिन अपने या किसी अन्य व्यक्ति के अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए लोक सेवक या ग्रुप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करता है अगर उस पद पर बैठा हुआ, तो इसकी भी जांच कर सकता है कौन? लोकायुक्त। लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार, दोषी होने या फिर पारदर्शिता की कमी संबंधित कोई हो तो इसके खिलाफ भी जांच कर सकता है। लेकिन इसके अंदर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव, बच्चों के खिलाफ हिंसा होती है, तो इससे संबंधित ये जांच नहीं करेगा। ये राष्ट्रीय जो महिला आयोग है वो कदम उठा सकता है, या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग बना रखा है वो भी कदम उठा सकता है इसके खिलाफ। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसके खिलाफ ये जांच है, ये जांच के दायरे में इसके नहीं आता है। किसके? लोकायुक्त के। और लोकायुक्त का कानून 1973 में, ठीक है ना, 2 फरवरी 1973 को, ये आपको पता होना चाहिए। 29वां प्रश्न देखिए, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? देखिए भाई, राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, देखिए राज्य सूचना आयुक्त है, उसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। अब उसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं, लेकिन एक समिति बनती है जो राज्यपाल को सिफारिश भेजती है। उस समिति का जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में से यह पूछ रहा है कौन इसका नहीं है, इस चारों ऑप्शन में से। अब देखिए, पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा का विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको पता होगा कैबिनेट मंत्री इसके अंदर होता है, मुख्यमंत्री इसके अंदर होता है, राज्य विधानसभा का विपक्ष का नेता भी होता है, मुख्यमंत्री द्वारा एक कैबिनेट मंत्री भी होता है, लेकिन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहां पर नहीं होता है। लेकिन लोकायुक्त वाली जांच समिति बनती है, लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए, राज्य लोकायुक्त की, उसमें मुख्य न्यायाधीश होता है, लेकिन यहां पर नहीं होता है। यहां पर सिर्फ कैबिनेट मंत्री है, लेकिन
ध्यान रखना यहां पर सिर्फ कैबिनेट मंत्री हैं, एक में मंत्री है और एक में गृह मंत्री है। गृह मंत्री आप सबको पता होगा किसमें, राज्य मानवाधिकार आयोग की सदस्य या अध्यक्ष की उसको नियुक्त करते हैं, तो उसके अंदर समिति का जो इसका अंदर होता है वो वहां पर राज्य का गृह मंत्री होता है। और वो लोकायुक्त का जब गठन किया जाता है, लोकायुक्त का जब पद की लोकायुक्त का अध्यक्ष या फिर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, उसके अंदर जो समिति बनती है उसके अंदर राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। लेकिन जब राज्य सूचना आयोग की जब राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, जो नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है, विपक्ष का नेता भी होता है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न का यह आंसर होने वाला है। राज्य सूचना आयुक्त जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इसके अंदर 3 सदस्यीय कमेटी बनती है। एक तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, उसके अलावा राज्य विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है, उसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री भी होता है। ठीक है ना, ये आपको तीनों ध्यान रखना। कैबिनेट मंत्री भी इंपोर्टेंट है भाई, चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की है? कौन सा वह है जिन्होंने 5 वर्ष पूरे किए? न्यायमूर्ति कृष्णा, न्यायमूर्ति श्रीमती कांता भटनागर, न्यायमूर्ति एनके जैन, न्यायमूर्ति एस सगीर अहमद और न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया। तो वो कौन व्यक्ति हैं जिसने ये 3 ऐसे आगे बढ़े हैं, वो कौन व्यक्ति हैं जिसने 5 वर्ष अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है? तो वो न्यायमूर्ति एनके जैन है। न्यायमूर्ति एनके जैन है, वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के 5 वर्ष इन्होंने पूरे कंप्लीट किए। न्यायमूर्ति एनके जैन। तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान से पढ़ना, हर प्रश्न इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं छपने वाला भी। न्यायमूर्ति एनके जैन। चलिए 31वां प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? वो कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने राजस्थान के अंदर अधिकतम राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास, शिवचरण माथुर या फिर अनुत्तरित प्रश्न बोल सकते हैं आप। तो वो भाई आप सबको पता होगा भैरव सिंह शेखावत, जिन्होंने के समय राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगा है। हालांकि राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लगता है, उनमें से इनके समय 2 बार लग गए हैं, तो इसलिए अधिकतम इनके समय, ठीक है ना, अधिकतम बार इनके समय भैरव सिंह शेखावत के समय। तो यह आपको पता होना चाहिए, भैरव सिंह शेखावत के समय राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। ठीक है ना। और मुझे आप बताइएगा, जब राजस्थान के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? ठीक है ना, आप कमेंट करके बताइएगा। 32वां प्रश्न देखिए। नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं थी? नवंबर 2024 तक तो बता दीजिएगा। नवंबर, ये उस हिसाब से उस टाइम का प्रश्न था, इसलिए 2 थी भाई। ठीक है ना, लेकिन आप वर्तमान के अंदर देख के जाइएगा। 33वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? विधानसभा के बारे में पूछ रहा है कथन। अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधान या फिर ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सभी आदेशों की जांच करती है। समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश देने के लिए शक्तियां सौंपने की मांग करते हैं। अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है। यह राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है। तो कौन सा कथन सही होगा, कौन सा सही नहीं है? तो ध्यान रखना, ये तीनों ऊपर वाले कथन सही है। अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधान या फिर ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सभी आदेशों की जांच करती है। ये कथन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच भी कर सकती है जो आदेश देने के लिए शक्तियां सौंपने की मांग भी करते हैं। अध्यक्ष, अगला देखिए, अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए प्रावधान वाले विधेयकों को समिति के संदर्भित भी करता है। लेकिन चौथा ऑप्शन एकदम गलत है। यह राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है। यह कथन ही गलत है। ठीक है ना, यह कथन एकदम गलत है भाई। चलिए 34वां प्रश्न लेते हैं। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद नंबर कौन सा उत्साधन कहां पर वर्णन करा गया? अनुच्छेद 169 अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वो संकल्प को राष्ट्रपति विचार हेतु आरक्षित कर दे।
केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। राज्यपाल पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वो संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। या फिर केंद्र सरकार पर बाध्यता आरोपित करता है कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। तो 169 के अंदर जो आपके राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत जो स्वीकृत है विधान परिषद के उत्साधन के लिए, तो उसके अंदर देखिए ये ऑप्शन एकदम सही है। यह ऑप्शन केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। केंद्र सरकार पर कोई ऐसी बाधा या फिर ऐसी बाध्यता नहीं है कि वो अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद का क्या कर सकते, उत्साधन कर दे, यानी कि उसको समाप्त कर दे। ऐसे कोई उससे दबाव नहीं बना सकते। हालांकि राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव बनाकर भेजा जाता है, तो उस प्रस्ताव के ऊपर केंद्र सरकार अपनी सहमति से बना भी सकती है विधान परिषद और उसको समाप्त भी कर सकती है, यानी कि बाध्यता नहीं है उस पर। किस पर? केंद्र पर, केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार संसद पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो राज्य विधान परिषद की स्थापना कर भी सकती है और उसका उत्साधन यानी कि उसको समाप्त भी कर सकती है या फिर उसका बना भी सकती है, ठीक है ना। लेकिन प्रस्ताव राज्य की ओर से भेजना होगा। प्रस्ताव के ऊपर उस पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो उसका निर्माण करे या फिर उसको वापस विघटन करे। 35वां प्रश्न, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग का प्राक्कलन समिति क के निर्माणाधीन नहीं है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग या फिर वित्त विभाग। तो वो कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वो विभाग के प्राक्कलन एवं प्राक्कलन समिति के क के निर्णाधीन नहीं है। तो ध्यान रखना, वो आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग तो है, ठीक है ना, शिक्षा विभाग भी है, वित्त विभाग भी है, लेकिन गृह विभाग है वो किसके अधीन नहीं है? इस क समिति के, प्राक्कलन समिति क के अधीन नहीं आता है, वो है गृह विभाग। 36वां प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। देखिए, आरपीएससी साल भर का जो भी रिपोर्ट है वो वार्षिक प्रतिवेदन वो किसको सौंपता है लास्ट में? तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष और मुख्य सचिव। तो आपको बता दें, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्यपाल के समक्ष रखता है और राज्यपाल महोदय वही रिपोर्ट फिर विधानसभा में रखते हैं। 37वां प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? देखिए, यह प्रश्न बोल रहा है कि राजस्थान जो नगर पालिका अधिनियम है 2009 का, उस प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद के अंदर अब अधिकतम कितने सदस्य नाम या फिर मनोनीत किए जा सकते हैं? क्या 10 के जगह 12, 8, 6? तो ये 8 सदस्य है वो किए जा सकते हैं मनोनीत। तो ये आपको पता होना चाहिए। 38वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा या अभिकरण के लोक अभिकरण के कार्य निरीक्षण का प्रावधान। तो देखिए, नागरिक अधिकार पत्र ये भी आपका एक चैप्टर होता भाई, और यहां से भी प्रश्न अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, नागरिक अधिकार पत्र में विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, ये बात एकदम सही है कि यह होता है नागरिक अधिकार पत्र में मूल तत्वों के रूप में। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रचारित करना, यह भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, यह भी सही है, लेकिन ये चौथा ऑप्शन है ना, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान इसके अंदर नहीं दे रखा है। जो भी कोई अभिकरण है उसके कार्य का निरीक्षण का प्रभाव यहां पर प्रावधान है वो नागरिक अधिकार पत्र में नहीं दे रखा है। वो जवाबदारी सरकार की है भाई, ठीक है ना। 39वां प्रश्न देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? 2021, 2013, 2009, 2018। राजस्थान के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना कब की गई? तो देखिए, यह पहली बार की गई 2009 में। राजस्थान के प्रशासनिक यानी आरएस अधिकारी को, पदोन्नत अधिकारी को जिला कलेक्टर के रूप में पदोन्नति पहली बार 2009 में मिली, ठीक है।
40वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? यानी कि वो राजस्थान के कौन मुख्यमंत्री हैं जो कि लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल और बरकतुल्लाह खान। तो वो कौन से मुख्यमंत्री है जो कि राजस्थान के लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने और लोकसभा के सदस्य भी नहीं रहे। तो मैं आपको बता दूं, आपको सीधे से बात एक बात याद होनी चाहिए, टीकाराम पालीवाल है वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे, लेकिन हरदेव जोशी रहा था, भैरव सिंह शेखावत भी रहे, बरकतुल्लाह खान भी रहे, यानी कि तीनों व्यक्ति रहे लेकिन टीकाराम पालीवाल नहीं रहे। यानी ये सी ऑप्शन है और सी ऑप्शन इसमें आ गया गलत, इसमें आ गया गलत और इसमें हो नहीं सकता, इसमें तीनों ऑप्शन दे रखे। इसका मतलब हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्लाह खान, ये तीनों व्यक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ साथ लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं भाई, इसलिए आप ध्यान पूर्वक देख के जाएगा। तो देखिए टीकाराम पालीवाल है वो राजस्थान के लोकसभा मुख्यमंत्री जरूर रहे थे लेकिन लोकसभा के क्या नहीं रहे? सदस्य नहीं रहे। हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्लाह खान। 41वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? कौन सा वो व्यक्ति है जिसको राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या बनाया जा सकता है? अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मुख्य सचिव को स्तर का अधिकारी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति पुलिस महानिदेशक का अधिकारी। ये अभी हम पढ़ के आए थे, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, लेकिन यहां पर ये लिख देना सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त, ठीक है ना, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उसके अलावा अन्य न्यायाधीश को भी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। समिति बनती है लेकिन समिति के अंदर गृह मंत्री भी होता है, 6 सदस्य समिति बनती है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, गृह मंत्री होता है, महत्वपूर्ण आप यह ध्यान रखना। और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, 3 इसका कार्यकाल भी है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? 88, 89, 91, 90। वो कौन सी धारा है जिसके अंदर अब जो पहले ग्राम सेवक था अब उसकी जगह ग्राम विकास अधिकारी का पद स्थापित कर दिया है? धारा के अंदर बदलाव हुआ है, वो धारा है 89, 89 धारा है, उसके अंदर ये बदलाव हो गया है। अब यहां पर ग्राम विकास अधिकारी। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। इसका एक सचिव होता है और राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। बताइएगा इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है? कौन सा गलत है और कौन सा सही है? तो देखिए इसमें देखिए राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर के अंदर नहीं होता, जुलाई के अंदर हुआ था, ये आप पता लगेगा। और 1994 एकदम सही है, लेकिन ये पहला गलत हो गया। इसका एक सचिव होता है, राज्य का एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, ये बात एकदम सही है। सेकंड ऑप्शन एकदम सही है, केवल 2 ही सही हैं, क्योंकि पहले मैं दिसंबर लिख दिया इसलिए गलत हो गया। 1994 एकदम सही था, लेकिन एक सचिव भी होता है और राज्य का एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मुकदमा संबंधित है, ये तो अभी हमें बताया था। महिलाओं की तबादला नीति, कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश, समाज में व्याप्त दहेज प्रथा और प्रचलन की रोकथाम, कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न अभी देख के आए थे, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। अब आप मुझे बताइएगा इसका कानून कौन से सन में बनाया गया था? गुरुमुख न्याल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये प्रश्न आ गया, देख लिया। 2 नवंबर 1956 को, 25 अक्टूबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को और 26 अक्टूबर 1956 को। तो ये तारीख बताइएगा। तो इस प्रश्न को अभी आरपीएससी के अंदर पूछा गया था और ध्यान रख लेना 25 अक्टूबर 1956 को, किसको? 25 अक्टूबर 1956 को राजस्थान का पहला गुरुमुख न्याल सिंह को, राजस्थान का पहला गुरुमुख सरदार गुरुमुख न्याल सिंह को प्रथम राज्यपाल बनाया गया। वो तारीख थी 25 अक्टूबर 1956। 25 अक्टूबर 1956 वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि अब तक हम 1 नवंबर 1956 को पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब तारीख ये है भाई, ध्यान रखना 25 अक्टूबर 1956। 25 अक्टूबर 1956। 43वां प्रश्न देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में
राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे। यानी कि ये पूछ रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट के ऐसे कौन मंत्री रहे हैं, कौन न्यायाधीश रहे हैं जो कि क्या रहे हैं, राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद यासीन, जस्टिस सूरज नारायण डीडवाणिया, जस्टिस फारूक हसन और जस्टिस यादराम मीणा। तो ये व्यक्ति हैं जस्टिस फारूक हसन, जो कि राजस्थान में हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश भी रहे थे और राज्य के सरकार के, राजस्थान सरकार के अंदर राज्य का मंत्री भी रह चुके हैं, राज्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं जस्टिस फारूक हसन। जस्टिस फारूक हसन। 44वां प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वो वास्तव में लोगों के लिए काम करे, समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, नागरिकों को सशक्त बनाना। तो कौन सा वो है? तो ध्यान रखना ये सूचना के अधिकार के अंदर वो कौन सा नहीं है। तो देखिए सरकार के कार्यकरण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ये कार्य है भाई, ठीक है ना। सूचना का अधिकार आप सबको पता होगा, 2005 का कानून है ये, तो पूरे भारत में लागू है अभी 12 अक्टूबर को 2005 से। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वास्तव में लोगों के लिए काम करे, ये भी एकदम कथन सही है। लेकिन ध्यान रखना ये भी सही है, नागरिकों को सशक्त बनाना ये भी तो सही है, लेकिन ये समाज की महिलाओं को, कमजोर तबकों को, वर्गों को या फिर सशक्त करने के लिए काम करेगा नहीं भाई। ये महिलाओं या फिर कमजोर तबकों के लिए कार्य नहीं करने वाला है, ये सूचना उपलब्ध कराने वाला है। सूचना, सरकार के प्रति जवाबदेहिता, लोगों के प्रति जवाबदेहिता, यानी कि नागरिकों को सशक्त बनाने का कार्य करेगा, लेकिन महिलाओं के लिए प्रति या फिर कमजोर तबकों के लिए कार्य या फिर योजनाएं नहीं बनाने वाला है। 43वां प्रश्न देखिए, राजस्थान मंत्री परिषद के न्यूनतम संख्या हो सकती है, ये भाई पढ़ दिया। यहां पर आप अधिकतम लिख दीजिएगा, अधिकतम, यहां पर अधिकतम लिख दीजिएगा और इस प्रश्न का आंसर 29 + 1 होगा भाई राजस्थान के अंदर, क्योंकि वो 15% वाला नियम लागू है, जो कि कौन सा संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2005 में हुआ। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और यही हमारे प्रश्न, आज के प्रश्न जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, ऐसे ही प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। जरूर से इस क्लास को आप देखेगा। राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होने वाले, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाएगा और भरपूर फायदा उठाएगा। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जरूरतमंद लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। और आपको ये क्लास अगर पसंद आई है तो फिर आप इस क्लास को, अगली क्लास आपको सबसे पहले अगर नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आपको हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम क्लासें अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसा ही वीडियो और ऐसे ही क्लासें लाते हैं, एक और क्लासें आगे। और जब तक इसका एग्जाम नहीं होता 4th ग्रेड का, तो फिर कल एक और क्लास लेकर आते हैं राजस्थान पॉलिटिक्स संबंधित, जिससे कि आपका पॉलिटी वाला प्रोसेस एकदम कंप्लीट हो जाए, कोई भी पर्सन गलत ना हो। ऐसी ही क्लासें लाने की कोशिश करते हैं। और क्लास को आप, और इस क्लास की जो पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, तो आप जरूर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि इसी चैनल के नाम से भी बना हुआ है, आयु विक्ट्री एजू हब से, ठीक है ना। तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ना।